टैक्सी। मूवी की शुरुआत में हम जोब्रिस्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक लेक्चर के जरिए सभी को बता रहा था कि आने वाले 100 सालों में इंसानों का विनाश हो जाएगा। दरअसल जोब्रिस्ट एक ब्रिलियंट जेनेटिस्ट है और वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके मुताबिक दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंचने में लगभग 1 लाख साल लग गए और अगले 100 सालों में ये बढ़कर 2 अरब हो गई। फिर अगले 50 सालों में ये 4 अरब और वर्तमान में हम लोग 8 अरब हो गए हैं। और अगर इसी तरह ये सब कुछ चलता रहा तो अगले 100 सालों में इंसान अपने विनाश का कारण बनेगा। जोब्रिस्ट के मुताबिक हमें दुनिया और पर्यावरण को बर्बाद करने की बजाय जनसंख्या रोकने पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में लोग खाने और पानी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। धरती पर इंसान महामारी की तरह होगा जिसमें इंसान खुद एक वायरस बनकर दूसरे को मार डालेगा। जोब्रिस्ट ने इस कयामत को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला था, लेकिन अब वो तरीका क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम कुछ एजेंट्स को देखते हैं जो जोब्रिस्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। फिर जोब्रिस्ट अपनी अंतरात्मा से कहता है कि मेरा अधूरा काम जरूर पूरा होगा, फिर चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए तुम्हें ये काम पूरा करना ही होगा। इन्फर्नो को ढूंढना तुम्हारा मकसद है, क्योंकि ढूंढोगे तो ही मिलेगा। अब जोब्रिस्ट किस शख्स के लिए ये सब कुछ बोल रहा था और ये इन्फर्नो क्या है, ये सभी राज आगे खुलने वाले हैं। फिर भागते भागते जोब्रिस्ट एक इमारत के टॉप पर पहुंच जाता है। एजेंट बुशार्ड भी जोब्रिस्ट का पीछा करते करते उसी इमारत के टॉप पर पहुंच जाता है। अब जोब्रिस्ट के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो उस इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है। जोब्रिस्ट को यकीन था कि उसका अधूरा काम जरूर पूरा होगा, कोई है जो उस काम को जरूर पूरा करेगा, लेकिन अब वो शख्स कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रॉबर्ट लैंगडन नाम के प्रोफेसर को देखते हैं जिसका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। रॉबर्ट के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। वो देखता है कि पूरे शहर में हर तरफ आग लगी है, हर जगह एक महामारी सी फैली हुई है, लोगों के सिर उल्टे हो गए हैं और इसके अलावा कुछ लोग एक खास तरह का मास्क पहने हुए हैं जिसको महामारी से बचने के लिए पहना जाता है। तभी रॉबर्ट को एक औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। फिर रॉबर्ट उस औरत का चेहरा पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसका ये भ्रम टूट जाता है। तभी कुछ देर बाद सीनियर डॉक्टर सिएना वहां पर आकर रॉबर्ट को चेक करती है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर सिएना बताती है कि आप घायल हालत में लड़खड़ाते हुए यहाँ पर आए थे। फिर सिएना रॉबर्ट का नाम लेकर उसको कहती है कि आपके सिर पर चोट लगी है और अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो आपको आराम करना होगा। फिर रॉबर्ट सिएना की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक सिएना को अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर उसको नाम कैसे पता चला? फिर सिएना उसको बताती है कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो आप हर रोज हमारी क्लास में लेक्चर देने के लिए आते थे। अब रॉबर्ट को भी सिएना का चेहरा कुछ कुछ याद आने लगता है। तभी ध्यानथा नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट से पूछताछ करने के लिए आती है, लेकिन सिएना रॉबर्ट से कहती है कि पुलिस आपसे पूछताछ करे, इससे पहले आपको अपने केस की सच्चाई पता होनी चाहिए। दरअसल रॉबर्ट के सिर पर किसी एक्सीडेंट की वजह से चोट नहीं लगी थी, बल्कि एक गोली उसके सिर को छू कर निकली थी। फिर सिएना रॉबर्ट को बताती है कि अगर गोली 1 इंच भी इधर उधर हो जाती तो आपकी जान भी जा सकती थी। अब रॉबर्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उसकी जान क्यों लेगा, लेकिन तभी वो लेडी ऑफिसर अंदर आती है और हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर को शूट कर देती है। अब उसको देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि इसी लेडी ऑफिसर ने चलाई होगी। जिसके बाद सिएना फौरन रॉबर्ट को लेकर वहां से भाग जाती है। अब डायंथा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, जिस वजह से रॉबर्ट उसके हाथ से निकल जाता है। फिर रॉबर्ट और सिएना एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। टैक्सी के अंदर बैठकर रॉबर्ट को एक बार फिर से वही सब अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन तभी सिएना उसको कहती है कि ये सब सिर में लगी चोट की वजह से हो रहा है। फिर वो रॉबर्ट को अपने घर पर ले जाती है। रॉबर्ट को कुछ भी याद नहीं था कि वो उस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ और वो लेडी पुलिस ऑफिसर कौन थी जो उसको मारना चाहती थी। दरअसल रॉबर्ट पिछले 48 घंटों में उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ भूल गया था। फिर सिएना रॉबर्ट को एक ऑडियो सुनाती है जिसमें रॉबर्ट हॉस्पिटल में घुसते वक्त बार बार कुछ बोल रहा था। रॉबर्ट के वर्ड्स क्लियर नहीं थे, लेकिन ऑडियो सुनकर लगता है कि जैसे वो बार बार किसी को वेरी सॉरी बोल रहा हो। फिर सिएना रॉबर्ट से पूछती है कि आप किसको बार बार सॉरी बोल रहे थे और आपकी फैमिली
फैमिली कहाँ है। फिर जवाब में रॉबर्ट उसको कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब सिएना भी रॉबर्ट से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और कहती है कि आप हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लीजिए। फिर सिएना के वहाँ से जाते ही रॉबर्ट चुपके से उसका लैपटॉप खोलता है और उसमें अपनी जीमेल लॉगिन कर लेता है। रॉबर्ट के पास आखिरी मेल उसके दोस्त इनग्राजियो ने भेजी थी, जिसमें लिखा था कि हम लोग मिल नहीं पाए और अब वो लोग मेरे पीछे भी पड़ गए हैं। हमने जो चुराया था उसको महफूज जगह पर छुपा दिया है, पैराडाइज 25। अब रॉबर्ट को तो ये भी पता नहीं था कि पैराडाइज 25 क्या है और इन लोगों ने उसको क्यों चुराया। लेकिन तभी रॉबर्ट को अपना दोस्त इनग्रेजियो दिखने लगता है, जिसको एक सांप ने जकड़ रखा था। अब एक बार फिर से रॉबर्ट का सिर चकराने लगता है, जिसके बाद वो बाथरूम में हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। तभी सिएना रॉबर्ट को एक सूट दिखाते हुए कहती है कि आप खून साफ करने के बाद इसको पहन लेना। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि ये सूट किसका है। सिएना कहती है मेरे एक दोस्त का है। फिर रॉबर्ट अपना हाथ मुंह धोने के बाद वो सूट पहन लेता है। फिर जब रॉबर्ट अपने पुराने कपड़े चेक करने लगता है तो उसको अपनी जैकेट के अंदर एक बायो ट्यूब मिलती है। लेकिन सिएना उस ट्यूब को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी ट्यूब किसी वायरस या बड़े बायोकेमिकल को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सिएना का मन घबराने लगता है, जिसके बाद वो पुलिस कॉन्सुलेट को फोन करने के लिए जाती है। लेकिन रॉबर्ट उसको रोक देता है और कहता है कि अगर मुझे पुलिस के पास जाना ही है तो एक बार तसल्ली कर लेने दो कि ये ट्यूब मेरा है भी या नहीं। फिर रॉबर्ट अपने फिंगरप्रिंट से उस ट्यूब को खोलने की कोशिश करता है और हैरानी की बात यह थी कि रॉबर्ट का अंगूठा लगते ही वो ट्यूब खुल जाती है, यानी कि ये ट्यूब रॉबर्ट की ही है। फिर रॉबर्ट और सिएना देखते हैं कि उस ट्यूब के अंदर एक और छोटी सी ट्यूब है, जिसको इंसानी हड्डी से बनाया गया है। इस हड्डी के ऊपर एक 3 सिर वाले शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। तभी उस तस्वीर को देखकर रॉबर्ट को याद आ जाता है कि ये 3 सिर वाले आदमखोर शैतान की बहुत पुरानी तस्वीर है, जिसको प्लेग की महामारी को दर्शाने के लिए बनाया गया था। तभी रॉबर्ट को उस हड्डी के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद उसको शक हो जाता है कि ये हड्डी कोई ट्यूब नहीं बल्कि एक लेजर पॉइंट है। फिर रॉबर्ट उस लेजर पॉइंट को ऑन कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर से सैंड्रो बोलिची मैप बाहर आ जाता है। दरअसल ये मैप फेमस कवि दांते के बनाए हुए नर्क के नक्शों में से एक है। दांते ने अपनी एक कविता इन्फर्नो में ऐसे ही कई नक्शों के बारे में जिक्र किया था और ये नर्क का नक्शा उनमें से ही एक है। इस नक्शे में लोग नर्क की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे थे और महामारी की वजह से खराब हुआ चेहरा, लड़ते हुए लोग और वो लोग जिनके सिर उल्टे हैं, यानी हर वो तस्वीर जो रॉबर्ट को अपने भ्रम में दिखाई देती थी। फिर सिएना और रॉबर्ट दोनों ही तय करते हैं कि उनको पुलिस के पास फोन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बायो ट्यूब का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। तभी जब सिएना कॉन्सुलेट के पास कॉल करके उनको रॉबर्ट के बारे में बताती है तो कॉन्सुलेट रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो अभी भी आपके पास है। इसका मतलब पुलिस टीम पहले से ही बायो ट्यूब के बारे में सब कुछ जानती है। फिर वो लोग अपना एक ऑफिसर रॉबर्ट के पास भेज देते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट और सिएना उस ऑफिसर के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रॉबर्ट सिएना को बताता है कि ये नक्शा दांते के नर्क का 8वां पड़ाव है और इस तरह के कुल 10 पड़ाव बनाए गए हैं। इस 8वें पड़ाव में कई तड़पते हुए लोगों के ऊपर छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे, जिनको बाद में इस नक्शे के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा नक्शे के साइड में एक लाइन भी थी, जिसमें लिखा था सच को आप सिर्फ मौत की नजरों से ही देख सकते हैं। और ये लाइन किसी और ने नहीं बल्कि जोब्रिस्ट ने लिखी थी। इसका मतलब वो छोटे छोटे अक्षर भी जोब्रिस्ट ने ही लिखे होंगे, जो किसी सीक्रेट मैसेज की तरफ इशारा करते हैं। फिर सिएना अपने लैपटॉप में जोब्रिस्ट की डिटेल निकालने लगती है। दरअसल जोब्रिस्ट एक करोड़पति आदमी था, जिसने दुनिया की आबादी और लोगों के जीने मरने को लेकर कई सारी वीडियोस बनाई थी। सिएना और रॉबर्ट उनमें से ही एक वीडियो को प्ले करते हैं। उस वीडियो में जोब्रिस्ट लोगों को आने वाली तबाही के बारे में आगाह कर रहा था। वो लोगों को बताता है कि हमारी पृथ्वी में इससे पहले भी 5 बार तबाहियां हुई है और अगर हमने इस बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोका तो छठी तबाही का कारण हम खुद बनेंगे। लेकिन रॉबर्ट जोब्रिस्ट का ये लॉजिक समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को एक झटके में रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रॉबर्ट को कोई अंदाजा भी नहीं था
कि जोब्रिस्ट ने इसके लिए एक बड़ा प्लान सोच कर रखा है। फिर रॉबर्ट जोब्रिस्ट के उस कोड को सुलझाने में लग जाता है। तभी सिएना देखती है कि वो लेडी ऑफिसर फिर से रॉबर्ट को मारने के लिए आ गई, इसलिए सिएना और रॉबर्ट फौरन वहां से भाग जाते हैं। अब एक तरफ तो डायंथा रॉबर्ट को ढूंढ रही थी और वहीं दूसरी तरफ WHO की हेड एलिजाबेथ और उनकी टीम रॉबर्ट को ढूंढ रहे थे। दरअसल डायंथा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कंसोर्टियम के लिए काम किया करती थी और इसीलिए वो रॉबर्ट को बाकी के लोगों से पहले पकड़ना चाहती थी। बुशार्ड भी WHO का ही एक एजेंट है जो पहले जोब्रिस्ट के पीछे पड़ा था और अब उसको रॉबर्ट को पकड़ने का काम दिया गया है। अगले सीन में हम ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैरी स्मिथ को देखते हैं जो अपने जूनियर मोक के साथ बातें कर रहा था। मोक हैरी को बताता है कि डायंथा रॉबर्ट को अब तक नहीं पकड़ पाई और हमारे अलावा WHO भी रॉबर्ट को ढूंढ रहा है। WHO का नाम सुनकर हैरी घबरा जाता है क्योंकि रॉबर्ट के एक गलत कदम से उनके सभी सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। फिर हैरी मोक को कहता है कि रॉबर्ट को खत्म करवा दो और फिलहाल मुझे जैब्रिस्ट की तरफ से आया वो वीडियो देखना है। दरअसल जैब्रिस्ट हैरी का बहुत पुराना क्लाइंट है और हैरी की टीम को आज एक वीडियो मिलने वाला था जिसको 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में वायरल करना होगा। अब तक हैरी जैब्रिस्ट के ऑर्डर्स फॉलो करता आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि जैब्रिस्ट मर चुका है इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के नियम तोड़कर उस वीडियो को खुद के पास मंगवाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और सिएना पुलिस से बचकर भाग रहे थे। रॉबर्ट काफी दिमाग लगाने के बाद एक कोड वर्ड को सुलझा लेता है जिसमें लिखा हुआ था जैकेट रुआ, यानी कि ढूंढो तो मिलेगा। अब रॉबर्ट को सारी बात समझ में आ जाती है। दरअसल जैब्रिस्ट ने इन्फर्नो नाम का एक वायरस बनाया था जिससे दुनिया की 50% आबादी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर WHO ने जैब्रिस्ट का पूरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन जैब्रिस्ट किसी भी हालत में उस वायरस को फैलाना चाहता था और इसीलिए उसने उस कोड मैसेज और दांते के नक्शे का इस्तेमाल किया ताकि कोई तेज दिमाग वाला शख्स उन सभी मैसेजेस को सुलझाकर उस वायरस तक पहुंच जाए। अब सिएना को यकीन था कि वो खास शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट है, क्योंकि रॉबर्ट कई सालों से दांते के लेक्चर्स को पढ़ाता आ रहा है और इसीलिए उसके पास वो लेजर पॉइंट भी है जिसमें नर्क का नक्शा बना हुआ है। रॉबर्ट को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो जोब्रिस्ट से कब और कैसे मिला, लेकिन फिलहाल उसको कुछ भी करके इन्फर्नो को ढूंढकर उसको फैलने से रोकना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सिएना और रॉबर्ट जब शहर की तरफ बढ़ रहे थे तो सिएना देखती है कि आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, इसलिए सिएना और रॉबर्ट गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी बुशार्ड भी एक ड्रोन की हेल्प से रॉबर्ट का पीछा करने लगता है। रॉबर्ट को जंगल के बीचों बीच एक गेट के बारे में पता था जो सीधा एक म्यूजियम में जाकर खुलता है, इसलिए रॉबर्ट सिएना को लेकर उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट को वो तस्वीर भी मिल जाती है जिसके बारे में जोब्रिस्ट ने बताया था। उस तस्वीर में कुछ सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे और पीछे की सड़क पर लिखा हुआ था जैकेट रोवा, मतलब कि ढूंढो और मिलेगा या ढूंढो तो मिलेगा। अब रॉबर्ट ने ढूंढा और उसको ये तस्वीर मिल गई, लेकिन अब रॉबर्ट और सिएना दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आगे क्या करना है। तभी रॉबर्ट को कुछ अजीब से भ्रम होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाया था। अब रॉबर्ट को शक हो जाता है कि शायद वो इन्फर्नो वायरस उसके अंदर फैल चुका है, लेकिन तभी सिएना उसको कहती है कि अगर वो वायरस आपके अंदर होता तो अब तक मैं भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों सेफ हैं। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी मार्टा नाम की एक लेडी रॉबर्ट के पास आती है और कहती है आप इतनी जल्दी दोबारा आ गए। अब रॉबर्ट मार्टा की बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो पहले यहाँ पर कब आया था। फिर रॉबर्ट अपना दिमाग चलाता है और मार्टा को कहता है कि आप तो जानती ही है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मार्टा कहती है क्या आप वो मास्क फिर से देखने के लिए आए हैं? आप दोबारा उसको देखकर क्या करेंगे? वैसे भी कल आपने और इंग्रेजियो ने उस मास्क को पूरे 4 घंटे तक देखा था। अब रॉबर्ट समझ जाता है कि कल वो अपने दोस्त इंग्रेजियो के साथ इस जगह पर आया था। फिर मार्टा रॉबर्ट और सिएना को मास्क वाले कमरे में लेकर जाती है। रास्ते में वो दोनों उनको बताती है कि ये मास्क इंसान के मरने के बाद उसके चेहरे की हड्डियों से बनाया जाता है, या फिर यूं कहें कि ये मौत की आंखों के जैसा है
जैसा कि जोब्रिस्ट ने उस नक्शे के ऊपर लिखा हुआ था। फिर सिएना मार्टा से पूछती है कि ये मास्क किस इंसान के चेहरे का है। मार्टा जवाब देती है कवि दांते का। अब रॉबर्ट और सिएना को यकीन हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि डांटे के चेहरे से बनाया हुआ मास्क अपनी जगह पर था ही नहीं। फिर मार्टा सीटी बजाकर तुरंत सिक्योरिटी वालों को वहां पर बुला लेती है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए कहती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मास्क को किसी और ने नहीं बल्कि खुद रॉबर्ट ने ही चुराया था। कल रात जब मार्टा कुछ देर के लिए उस मास्क से दूर हुई तो इनग्राजियो ने वो मास्क केज से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद रॉबर्ट और इनग्राजियो उस मास्क को लेकर गायब हो गए। अब रॉबर्ट समझ जाता है कि इनग्राजियो के उस मेल का क्या मतलब था। फिर कुछ देर बाद पुलिस रॉबर्ट को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, लेकिन सिएना एक बार फिर से रॉबर्ट को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। मार्टा उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी रॉबर्ट उनको कहता है कि मैं वो मास्क आपको लौटाने के लिए जरूर आऊंगा, और इतना कहकर रॉबर्ट और सिएना वहां से भाग जाते हैं। फिर जब वो दोनों म्यूजियम के बाहर पहुंचते हैं तो सिएना उससे पूछती है कि तुमने मुझे एनग्रेजियो के बारे में क्यों नहीं बताया। रॉबर्ट कहता है कि मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं है कि हमने वो मास्क क्यों चुराया। फिर रॉबर्ट सिएना को बताता है कि एनग्रेजियो ने एक मेल में मास्क को छुपाने की लोकेशन बताई थी, जो हमें पैराडाइज 25 नाम की एक बुक में मिलेगी। फिर सिएना वेब पर सर्च करके पैराडाइज 25 का लेटेस्ट एडिशन निकाल लेती है, और उस बुक में कवि दांते ने लिखा था कि मैं किसी और शक्ल में कवि बनकर वापस जरूर आऊंगा और अपने बैप्टिज्म के कुंड के पास लोरेल का ताज पहनूंगा। अब बैप्टिज्म के कुंड का नाम सुनते ही रॉबर्ट को याद आ जाता है कि एनग्रेजियो वहीं पर काम करता है, यानी कि उसने मास्क भी उसी कुंड के आसपास ही छुपाया होगा। अब इन दोनों की अगली मंजिल थी कुंड, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि बुशार्ड और उसके लोगों ने म्यूजियम को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि वो लोग म्यूजियम के टॉप से होकर इस जगह से भाग सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो लोग म्यूजियम के टॉप से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सिएना हिम्मत दिखाकर रॉबर्ट का साथ देने के लिए मान जाती है। फिर जब रॉबर्ट और सिएना लकड़ियों के पटरे से होकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो डायंथा उनके कदमों की आवाज सुन लेती है। फिर वो भी टॉप फ्लोर पर आकर रॉबर्ट को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। तभी सिएना पीछे से आकर डायंथा का पैर खींच लेती है, जिसके कारण वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर रॉबर्ट और सिएना उस म्यूजियम से भाग जाते हैं। तभी बुशार्ड उन दोनों को भागते हुए देख लेता है, लेकिन अफसोस कि वो उनको पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ हैरी और मॉक जब वो वीडियो देख रहे थे तो उनको जैब्रिस्ट के असली मकसद के बारे में पता चल जाता है। अब हैरी जैब्रिस्ट की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वो एक सनकी आदमी के लिए काम कर रहा था, जो एक वायरस के जरिए दुनिया की आबादी को खत्म करना चाहता है। अब हैरी के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि हैरी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पागल क्लाइंट्स के लिए काम करती है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर ताला लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हैरी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की चिंता हो रही थी, जो इस वायरस की चपेट में आकर मर जाएंगे। फिर हैरी WHO की हेड एलिजाबेथ के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचता है, ताकि इस वायरस को रोका जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं सिएना को दुख हो रहा था कि आज पहली बार एक डॉक्टर ने किसी की जान ली, लेकिन तभी रॉबर्ट उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, वरना वो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देती। अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे और यही हमारा मकसद है। अब रॉबर्ट की बातें सुनकर सिएना को बहुत ही हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो दोनों ही बैप्टिज्म के कुंड के पास पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट और सिएना को उस कुंड के अंदर से दांते का मास्क मिलता है, लेकिन रॉबर्ट देखता है कि मास्क के ऊपर महीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था कि ढूंढना है वेनिस के उन धोखेबाज लीडरों को जिन्होंने घोड़ों के सिर कलम करवा दिए, पवित्र ज्ञान के संग्रहालय में घुटने टेको और पानी के चरचर होने की आवाज सुनो। अब सिएना समझ जाती है कि ये भी एक कोड मैसेज है। वेनिस यानी कि वो जगह जहां दांते को एक बीमारी लग गई थी, वो बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और वहीं पर पानी के नीचे वो वायरस भी रखा हुआ है। अब सिएना और रॉबर्ट उस वायरस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी बुशार्ड रॉबर्ट के पास आता है और कहता है कि हम बहुत समय से आपको ही ढूंढ रहे थे। रॉबर्ट को बुशार्ड का चेहरा भी याद नहीं था,
उसको सिर्फ इतना ही याद था कि किसी शख्स ने कैम्ब्रिज में आकर उसको वो लेजर पॉइंट दिया था। फिर बुशार्ड रॉबर्ट को बताता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मैंने ही आपको वो लेजर पॉइंट लाकर दिया था ताकि आप उसको डिकोड करें और पता लगाएं कि इन्फरानो वायरस कहाँ पर है। फिर रॉबर्ट बुशार्ड को कहता है कि शायद वो तुम नहीं थे, क्योंकि आखिरी बार मैं एक औरत के साथ था और उसके बाद किसी ने मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। फिर बुशार्ड रॉबर्ट को बताता है कि आप जिस औरत की बात कर रहे हो उनका नाम एलिजाबेथ सिंस्की है और मुझे शक है कि एलिजाबेथ विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस वायरस को बेचना चाहती है और इसीलिए मैंने वो लेजर पॉइंट चुराकर आपको दिया। अब बुशार्ड की बातें सुनकर रॉबर्ट को याद आ जाता है कि एलिजाबेथ ही वही औरत है जो उसको भ्रम में दिखाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि रॉबर्ट एलिजाबेथ से सिर्फ एक ही बार मिला था, लेकिन बावजूद इसके उसको एलिजाबेथ के ख्याल आने लगे जैसे वो लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हों। लेकिन फिर वो इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो तीनों ट्रेन पकड़कर वेनिस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में रॉबर्ट को एक बार फिर से वही भ्रम होने लगते हैं। इस बार रॉबर्ट को अपना अतीत दिखाई देने लगता है, वो सभी हादसे जो पिछले 48 घंटों में उसके साथ हुए थे। और तभी रॉबर्ट को याद आता है कि कैम्ब्रिज में उससे मिलने के लिए बुशार्ड नहीं बल्कि एलिजाबेथ आई थी। अब रॉबर्ट की याददाश्त वापस आ जाती है और उसको याद आ जाता है कि रॉबर्ट और एलिजाबेथ बहुत पुराने दोस्त हैं और केवल दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन फिर उन दोनों की मंजिलें अलग अलग हो गई। रॉबर्ट कैम्ब्रिज चला गया और एलिजाबेथ WHO की हेड बन गई। हालांकि रॉबर्ट और एलिजाबेथ आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर रॉबर्ट ये सारी बातें सिएना को भी बता देता है, जिसके बाद सिएना और रॉबर्ट दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तभी जब बुशार्ड रॉबर्ट के लिए पानी लेने के लिए जाता है तो सिएना उसके पास जाती है और कहती है कि रॉबर्ट बाथरूम में बेहोश हो गया है। फिर बुशार्ड बाथरूम के दरवाजे को धक्का देकर उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है रॉबर्ट बुशार्ड पर हमला कर देता है और फिर वो दोनों मौका देकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी एलिजाबेथ से मिलकर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी सच्चाई बता देता है। एलिजाबेथ हैरी की बातें सुनकर थोड़ा नाराज होती है, लेकिन तभी हैरी उसको कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो मुझसे अनजाने में हुआ। अब हम उस गलती को बदल तो नहीं सकते, लेकिन मैं अपने सोर्सेज की हेल्प से रॉबर्ट को ढूंढ सकता हूँ। फिर एलिजाबेथ काफी सोचने के बाद हैरी पर भरोसा कर लेती है, जिसके बाद हैरी अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और सिएना जब वेनिस के चर्च में पहुंचते हैं तो उनको एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। दरअसल रॉबर्ट से कोड मैसेज समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। रॉबर्ट को लगा था कि शायद पवित्र संग्रहालय का मतलब वो चर्च है जहां इस समय वो दोनों खड़े थे, लेकिन असल में जैब्रिस्ट ने इस चर्च की नहीं बल्कि किसी और चर्च की बात की थी। दरअसल वेनिस में एक ऑफिसर था, हेनरी गुडांटलो, जिसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर थी। गुडांटलो ने बड़ी ही चालाकी से वेनिस वासियों को धर्म युद्ध में फंसा दिया और उसकी बॉडी जिस जगह पर दफनाई गई वो यहाँ नहीं बल्कि दूसरे मुल्क इस्तानबुल में है। यानी कि अब इन दोनों को इन्फर्नो को फैलने से रोकना है तो इनको जल्दी से जल्दी इस्तानबुल पहुंचना होगा। जिस समय रॉबर्ट सिएना को ये सारी बातें बता रहा था तो बुशार्ड उनको ढूंढता हुआ चर्च में भी आ जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसको पहले ही देख लेता है, इसलिए वो दोनों बेसमेंट के रास्ते से होते हुए वहां से भाग जाते हैं। तभी रॉबर्ट सिएना को कंधा देकर वहां पर लगी जाली से ऊपर भेज देता है, जिसके कारण सिएना बेसमेंट से बाहर चली जाती है। लेकिन जब रॉबर्ट खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो सिएना जाली बंद कर देती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। सिएना रॉबर्ट को शुक्रिया कहती है क्योंकि वो खुद इन्फर्नो को ढूंढना चाहती थी, जिसमें रॉबर्ट ने उसकी हेल्प की। दरअसल जोब्रिस्ट ने जिस शख्स के लिए ये सारे मैसेज लिखे थे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिएना थी। सिएना और जोब्रिस्ट एक दूसरे से प्यार करते थे। वो हर रोज सिएना के साथ एक गेम खेला करता था जिसमें वो कोई खास चीज छुपा देता था और फिर सिएना दिमाग लगाकर उस चीज को ढूंढ लेती थी। जब जोब्रिस्ट ने इन्फर्नो को बनाया तो उसको अंदाजा हो गया था कि WHO इस वायरस को नष्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए उसने जाने से पहले सिएना के लिए वो सारे कोड वर्ड छोड़ दिए ताकि वो एक एक करके उन सभी मैसेजेस को समझकर इन्फर्नो तक पहुंच जाए। फिर वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बुशार्ड बेसमेंट में घुसकर रॉबर्ट को पकड़
पकड़ लेता है। फिर बुशार्ड रोबोट को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और पूछता है कि वो वायरस कहाँ है। अब रोबोट को भी सारी बातें समझ में आ जाती है कि एलिजाबेथ उस वायरस को नहीं बेचना चाहती, बल्कि बुशार्ड खुद उस वायरस को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। फिर बुशार्ड रोबोट को बताता है कि ये वायरस कोई आम वायरस नहीं है, बल्कि इसके फैलते ही आधे से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो जाएगी और विदेशी कंपनियां ऐसे वायरस के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। ये बात सुनकर रोबोट को काफी दुख होता है कि उसने इन्फर्नो की पहेली क्यों सुलझाई, लेकिन तभी हैरी चुपके से वहां पर आ जाता है और बुशार्ड को मार देता है। रोबोट ये सीन देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हैरी उसको कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अब हैरी रोबोट को आगे की सारी कहानी बताता है कि जोब्रिस्ट के मरने के बाद सिएना मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आई थी, क्योंकि जोब्रिस्ट मेरा बहुत पुराना क्लाइंट था, इसलिए मैं भी सिएना की हेल्प करने के लिए राजी हो गया। फिर मैंने एक प्लान बनाया ताकि हम लोग तुम्हारा विश्वास जीत सके, क्योंकि तुम्हारे बिना इन्फर्नो तक पहुंचना नामुमकिन था। तुम्हें किडनैप करना, तुम्हें इंजेक्शन देना और तुम्हारे सर पर चीरा लगाना, ये सब हमारा प्लान था ताकि तुमको ये लगे कि बंदूक की गोली तुम्हें छू कर निकल गई है। और उस दिन जब डायंथा हॉस्पिटल में तुम्हें मारने के लिए गई थी, उस समय उसकी बंदूक में नकली गोलियां थी और वो लड़का जो डायंथा की गोली से मरा वो भी मेरा ही एक एजेंट था। और ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुमको सिएना पर विश्वास हो जाए। फिर रोबोट हैरी को कहता है कि अगर वो सब नाटक था तो डायंथा म्यूजियम में मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी, उस वक्त तो उसकी गन में असली गोलियां थी। फिर जवाब में हैरी रोबोट को बताता है कि जोब्रिस्ट की सच्चाई पता चलने के बाद हमें खतरे का एहसास हो गया, इसीलिए मैंने उसको तुम्हें शूट करने के लिए भेजा, क्योंकि अगर इन्फर्नो गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया में तबाही फैल जाएगी। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। सिएना ने तुम्हारी हेल्प से इन्फर्नो को ढूंढ लिया है और अब वो इस्तांबुल जाकर इन्फर्नो को रिलीज करने वाली है। अब रोबोट और हैरी को कुछ भी करके सिएना से पहले इस्तांबुल पहुंचना होगा और इसीलिए रोबोट एलिजाबेथ की हेल्प लेता है। एलिजाबेथ और रोबोट इतने समय बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर इस्तांबुल जाते वक्त एलिजाबेथ रोबोट को बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि जब हैरी के लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब किस मकसद के लिए किया जा रहा है। उस वक्त भी मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की। इन सब में तुम्हारी फेवरेट घड़ी भी गिरकर टूट गई थी, लेकिन बावजूद इसके मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। फिर हैरी के लोगों ने तुम्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गए। अगले सीन में हम सिएना को देखते हैं जो अब इस्तांबुल पहुंच चुकी थी। फिर सिएना इस्तांबुल में पहुंचकर जोब्रिस्ट के खास दोस्त जैक से हेल्प मांगती है। उसकी भी सोच बिल्कुल जोब्रिस्ट की ही तरह है। फिर जैक का खास आदमी सिएना को 2 रिमोट बॉम्ब देता है और कहता है कि इसको इन्फर्नो के दोनों तरफ फिट कर देना। अब सिएना उसकी बात अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद सिएना, जैक और उसके साथी इन्फर्नो को रिलीज करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रोबर्ट और एलिजाबेथ उस पवित्र जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्फर्नो को रखा गया था। अब रोबर्ट जोब्रिस्ट के लिखे हुए मैसेज को याद करता है, सुनहरे संग्रहालय में घुटने टेको और पानी के बहने की आवाज सुनो। फिर रोबर्ट ठीक ऐसा ही करता है और उसको जमीन के नीचे से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। फिर रोबर्ट वहां पर मौजूद आदमी से पूछता है कि ये पानी कहां पर जा रहा है। जवाब में वो आदमी कहता है कि ये एक नाली है जो एक सदियों पुरानी टंकी के अंदर जाकर मिलती है। अब रोबर्ट समझ जाता है कि इन्फर्नो वहीं पर होगा, जिसके बाद वो सभी उस टंकी के पास पहुंच जाते हैं। फिर एलिजाबेथ अपने कई सारे ऑफिसर्स को काम पर लगा देती है ताकि इन्फर्नो को सेफली पानी से बाहर निकालकर एक कंटेनर में रखा जा सके। लेकिन तभी हैरी सिएना के साथियों को भागते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों का पीछा करके उनको रोकता है। हैरी अकेला ही जैक और उसके साथी से निपट लेता है, लेकिन तभी सिएना पीछे से आकर हैरी को मार डालती है। फिर सिएना टंकी के दोनों तरफ उन बॉम्ब्स को डाल देती है ताकि धमाका होते ही इन्फर्नो हर जगह फैल जाए। लेकिन रोबर्ट सिएना से बात करके उसको रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है, लेकिन सिएना उसकी बात नहीं मानती। दरअसल रोबर्ट सिएना से बात करके उसका ध्यान भटका रहा था। दूसरी तरफ एलिजाबेथ पूरी सावधानी के साथ इन्फर्नो को उस पानी की टंकी से बाहर निकालकर कंटेनर के अंदर डाल देती है। तभी जब सिएना बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाती है तो पानी के अंदर जाने की वजह से बॉम्ब का वायर हट जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता ही नहीं। फिर सिएना खुद पानी में कूदकर उस बॉम्ब को सही करती है। फिर जैसे ही वो वायर्स को जोड़ती है वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है
लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्फर्नो अब वहाँ पर नहीं था, जिस वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता। तभी सिएना के साथी एलिजाबेथ को धक्का देकर उसके हाथ से कंटेनर छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही रॉबर्ट ये सब कुछ देखता है तो वो तुरंत पानी के अंदर कूद जाता है और फिर उस आदमी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फिर उसको मारने के बाद एलिजाबेथ और रॉबर्ट सेफली उस कंटेनर को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तभी कुछ देर बाद पुलिस, मीडिया और डॉक्टर की एक टीम उस जगह पर पहुंच जाती है। एलिजाबेथ रॉबर्ट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि भले ही वो लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन एक साथ मिलकर उन दोनों ने पूरी दुनिया को बचा लिया। अब ये किस्सा उन दोनों को हमेशा याद रहेगा। फिर जाने से पहले एलिजाबेथ रॉबर्ट को उसकी घड़ी देती है और कहती है ये वही घड़ी है जो उस दिन गिरकर टूट गई थी। फिर रॉबर्ट उस घड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद एलिजाबेथ और रॉबर्ट दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट डांटे का वो मास्क लौटाने के लिए वापिस से उसी म्यूजियम में जाता है। वो म्यूजियम में मौजूद एक आदमी से पूछता है कि मार्टा कहाँ है। वो आदमी बताता है कि मार्टा हॉस्पिटल गई है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर रॉबर्ट मुस्कुराते हुए उस आदमी को कहता है डांटे का मास्क बहुत अच्छा है। वो आदमी रॉबर्ट को बताता है कि डांटे का मास्क चोरी हो गया, लेकिन तभी रॉबर्ट उसको कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अभी अभी उसी मास्क को देखकर आ रहा हूँ। अब वो आदमी रॉबर्ट की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि रॉबर्ट ने वो मास्क वापिस से उसी जगह पर रख दिया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।